The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट हम लोगों ने किया था ऑपरेटर अलजेब्रा से, जिसके अंदर हमने सारी की सारी बेसिक वाली बातें करी कि आखिर आपका ऑपरेटर क्या होता है, कोमोटेटर क्या होता है, हर्मिटिसिटी क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। और इन सब बेसिक कवर करने के बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। पोस्टुलेट के अंदर आपके पास 4 मॉडल्स थे जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अभी तक आप लोग पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ चुके हो। उसके बाद हाइड्रोजन एटम के मॉडल को आपने स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है या फिर कैसे आप लोग उसको रिप्रेजेंट करते हो। आज इस क्लास के अंदर क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे या आखिर फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 26 of quantum chemistry. अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं क्वांटम केमिस्ट्री को। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक प्लेलिस्ट क्वांटम केमिस्ट्री की, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, राइट। उसके बाद जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से ऑन कर लो। पूरी क्वांटम केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई है, आपको सब कुछ समझ में आएगा और क्वांटम केमिस्ट्री से आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी हो जाने वाला है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको शुरू कराया था हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम में कोरस्पोंडिंग हम लोग पढ़ रहे थे रेडियल वेव फंक्शन को। तो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने 1s ऑर्बिटल के लिए, 2s ऑर्बिटल के लिए और 2p ऑर्बिटल के लिए अपने रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को निकाला था और उसके कोरस्पोंडिंग आप लोगों ने ग्राफ भी प्लॉट किए थे और वहां से आप लोगों ने कुछ फीचर्स समझने की कोशिश की थी। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको फीचर्स एक पॉइंट वाइज यहां पर लिखवाऊंगा। इन फीचर्स को आपने पढ़ लिया तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे फ्रॉम रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयरली आपसे CSIR नेट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन आया तो विद इन 30 सेकंड आप लोग उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आज करेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं और आप उन सभी क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकंड्स कर पाओगे। बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, सारे कंसेप्ट्स को आप लोग स्टेप बाय स्टेप लगाते रहिए और सारे फीचर्स को आप लोग याद रखना जो मैं आपको आज इस क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जितनी भी चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है वो सभी आप लोग अपनी नोट्स बुक के अंदर जरूर लिख लेना ताकि बाद में आप लोगों से रिवाइज भी कर सको, राइट। तो इन फीचर्स को आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे फ्रॉम रेडियल पार्ट ऑफ हाइड्रोजन वेव फंक्शन। इन फीचर्स को याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका बड़े आराम से हो जाएगा। पहला फीचर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिस्क्राइब्स द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम एंड डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर n(n)ls। ये आपने फंक्शन वहां पर याद किया था, इसको अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपने याद नहीं हुआ है प्लीज आप लोग इन फंक्शंस को याद रख लेना। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट आपको यहां से याद रखना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपको पता है कि जो आपका RNL होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 2ZR अपॉन में NA0 की पावर L, या फिर आप लोग बोल सकते हो रो की पावर L इनटू में e रेज़ टू द पावर -ZR अपॉन में NA0, या फिर आप लोग बोल सकते हो e रेज़ टू द पावर रो बाय 2 इनटू में आपके पास लग जाता है एसोसिएटेड लोगेरे जिसकी वैल्यू क्या होती है NN प्लस L, ऊपर क्या आता है 2L प्लस 1 जिसके कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने 3 वैल्यूज याद कर ली है। L11 याद कर लिया है, L21 याद कर लिया है और L33 याद कर लिया है। इनके अंदर से L11 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, L33 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और जो आपके पास यहां पर L21 है उसकी वैल्यू क्या होती है 2 माइनस का रो होता है और रो आपका बराबर होता है 2ZR अपॉन में NA0। ये सारी बातें अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है इसके अंदर आपके पास 3 टर्म देखने को आपको यहां पर मिलेगी। इन तीनों टर्म को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे अपने फंक्शंस के अंदर, और तीनों ही टर्म का आपका अपना अपना यूज होता है। जिसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन होगा उसी टर्म को यहां पर यूज कर हम लोग आगे चलने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहां पर आपको 3 टर्म देखने को मिल रही है। पहली टर्म आपके पास ये रही 2ZR अपॉन में NA0 की पावर L। सेकंड टर्म आपके पास यहां पर एक्सपोनेंशियल वाली e रेज़ टू द पावर -ZR अपॉन में NA0, और थर्ड टर्म आपके पास ये रही एसोसिएटेड लोगेरे LN प्लस L, ऊपर में क्या आएगा 2L प्लस 1 का 1 आएगा। इन वैल्यूज को आपको साथ में याद रखना है। अब देखते हैं किस टर्म से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने जब आपको ग्राफ प्लॉट कराए थे वहां से आप लोग समझ गए होंगे कि किस टर्म से आप लोग क्या क्या निकाल सकते हो, लेकिन उसको हम लोग यहां पर एक सिस्टमैटिक वे के अंदर लिख लेते हैं।
हैं। फर्स्ट टर्म आपके सामने है 2ZR अपॉन में NA नोट की पावर L। अब इस टर्म के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, L आ रहा है, यानी कि इस टर्म से आप लोग L के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अगर आपका L 0 होता है इसका मतलब आपके पास क्या है, S ऑर्बिटल है। अगर आपका L की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब आपके पास क्या है, P ऑर्बिटल है। L की वैल्यू अगर 2 होती है इसका मतलब आपके पास क्या है, D ऑर्बिटल है। और इसी तरीके से आपके बाकी ऑर्बिटल्स भी आप लोग बनाते चलते हो। मैंने लिखा हुआ है इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर एट ओरिजिन। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे आपने देखा था कि आपका जो 1s का ग्राफ था और जो आपका 2s का ग्राफ था, उस ग्राफ के अंदर आपके पास जो r इक्वल टू ओरिजिन था उसके ऊपर आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी। यानी कि इफ l इज इक्वल टू 0, जैसे ही आपका l 0 हो जाएगा, अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो पूरी टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यानी कि वो क्या बन जाएगी, आपके पास जो यहां पर r है जो कि यहां पर वेरिएबल है उसकी पावर यहां पर 0 बन जाएगी, यानी कि r इंडिपेंडेंट बन जाएगी। फर्स्ट टर्म्स बिकम्स यूनिटी एंड फंक्शन बिकम्स नॉन जीरो एट द ओरिजिन। जो ओरिजिन है उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या होने वाला है, नॉन जीरो होने वाला है। अगर आपका l कुछ भी वैल्यू देगा 1 2 3 तो आपके पास ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, 1 के कोरस्पोंडिंग p होता है, 2 के कोरस्पोंडिंग d होता है। इस तरीके से आपको ऑर्बिटल्स तो पता है। फर्स्ट टर्म्स बिकम r डिपेंडेंट। अगर यहां पर आपके पास इस फंक्शन के अंदर आपके r की कोई भी वैल्यू होगी, चाहे वो 1 हो 2 हो या फिर 3 हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल। देखिए ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट होगा, z क्या है, कांस्टेंट होगा, n क्या है, कांस्टेंट होगा, a नोट क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बन जाएगा, ये r की पावर 1 बन सकता है, r की पावर 2 बन सकता है, r की पावर 3 बन सकता है एंड सो ऑन। तो जितनी भी पावर बनेगी वो क्या बन गया आपके पास, यहां पर r के ऊपर डिपेंड वो यहां पर कर रहा है। फर्स्ट टर्म्स बिकम्स r डिपेंडेंट एंड फंक्शन बिकम्स 0 एट द ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर क्या होता है, आपका जो r है वो क्या है, 0 के बराबर होता है। r क्या होता है, न्यूक्लियस से आपका इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है। यहां पर मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से आपका इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, इस डिस्टेंस को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो, r से रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर आपका r 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है। r की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जैसे ही आपका r इक्वल टू 0 होगा तो r की पावर 1 भी क्या हो जाएगा, 0, r की पावर 2 भी क्या हो जाएगा, 0, r की पावर 3 भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपके फंक्शन के अंदर यहां पर ये फर्स्ट टर्म अगर 0 बन जाती है तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास l की कोई भी वैल्यू होगी, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उस केस के अंदर आपका जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, आपके पास ओरिजिन के ऊपर 0 हो जाता है। इस फीचर को आपको याद रखना है, क्वेश्चंस करते वक्त आपको इस पूरे फीचर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कि आखिर सेकंड टर्म से आपको क्या पता चलता है। सेकंड टर्म आपके पास है एक्सपोनेंशियल वाली e raised to the power minus zr अपॉन में na नोट। तो इट शोज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ फंक्शन बिकॉज एट r इज इक्वल टू इनफाइनाइट फंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर आपका फंक्शन क्या होने वाला है, 0 होने ही वाला है, क्योंकि ये टर्म आपके पास हमेशा रहेगी हर एक ऑर्बिटल के कोरस्पोंडिंग। तो जैसे ही आपकी यहां पर r की वैल्यू को इनफाइनाइट करोगे क्या बन जाएगा, ये e raised to the power minus इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ओरिजिन के ऊपर कोई वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट के ऊपर अगर क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया, इसका मतलब वो डिक्रीज तो होगा ही होगा, लेकिन वो डिक्रीज कैसा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। और ये चीज आपको पता चल रही है फ्रॉम सेकंड टर्म, राइट। अब बात करते हैं कि आगे थर्ड टर्म से आपको क्या पता चलेगा। तो थर्ड टर्म आपके पास क्या होती है, एसोसिएटेड लगुरे होती है। लास्ट क्लास अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको पता है कि आपको इस टर्म से पता चलता है कि आपके पास कितने नोड प्रेजेंट है। इट डिस्क्राइब्स द अकरेंस ऑफ नोड। इसको आप लोग क्या बोलते हो, एसोसिएटेड लगुरे बोलते हो। वैल्यू क्या होती है, l n प्लस l, ऊपर क्या आता है 2l प्लस का 1 आता है। अगर इसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट के बराबर हो जाती है तो आपके पास कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा। अगर इसकी कोई भी वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाता है, आपके पास r डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे ही यहां पर आपके पास l की कोई भी वैल्यू निकल कर आएगी तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, r डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे कि बात करते हैं l21 की, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस के रो के बराबर होती है। अब रो क्या होता है, 2 माइनस का रो के बराबर होगा आपके पास 2zr अपॉन में na नोट। अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, r आ जाएगा। अगर आपके l की वैल्यू के अंदर r आ गया, यानी कि आपका अगर एसोसिएटेड लोगेरे अगर वो r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो क्या करेगी, वेरी करेगी। r के चेंज होने से आपके पास l की वैल्यू भी क्या हो रही है, यहां पर चेंज हो रही है। अगर आपका ये लोगेरे कांस्टेंट आ गया तो वहां पर कोई भी रेडियल नोड नहीं होगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट नहीं आया, जैसे कि L21 के केस के अंदर, यानी कि 2s ऑर्बिटल के केस के अंदर आपके पास कांस्टेंट नहीं होता, उस केस के अंदर आपके पास क्या निकल कर आने वाले हैं, रेडियल नोड निकल कर आने वाले हैं। इस फीचर का सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि नोड्स के ऊपर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं CSIR नेट के अंदर भी और गेट एग्जाम के अंदर भी। अब चलते हैं फीचर नंबर 3 की तरफ, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। फ्रॉम द प्लॉट ऑफ R10, R20, R21 वर्सेस R, इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ रेडियल नोड इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन n but dependent on l also. From the further plotting of various functions r n l versus r, we may conclude that number of radial node is equivalent to n minus l minus का 1। जब मैंने आपको इनके प्लॉट बताया तो मैंने आपसे वहां पर कहा
कहा था कि R10 के केस के अंदर आपके पास क्या था, 1s ऑर्बिटल था, आपके पास यहां पर क्या निकल कर आया था, एक भी नोड निकल कर नहीं आया, आपके पास क्या थे, 0 नोड थे। तो यहां से आप लोग बोल सकते हो इसके n की वैल्यू क्या है, 1 है, l की वैल्यू क्या आपके पास 0 है। यानी कि अगर आप लोग 1 - 0 करोगे, यानी कि आप लोग n - 1 कर रहे हो, तो आपके पास क्या निकल कर आ रहा है, 1 निकल कर आ रहा है। तो R10 से आप लोग बोल सकते हो कि आपका जो रेडियल नोड है उसका फॉर्मूला शायद n - 1 हो सकता है। उसके बाद आपने देखा कि R20 के अंदर आपके पास क्या था, 2s का ऑर्बिटल था और इसमें आपके पास क्या निकल कर आया था, एक नोड निकल कर आया था। यहां पर आपके पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, l की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है। यहां पर अगर आप लोग फॉर्मूला लगाओगे n - 1 कर तो आपके पास क्या आएगा, 2 - 1 यानी कि 1 नोड। तो ये वाला भी आपका क्या पता चल रहा था ग्राफ से कि आपका जो रेडियल नोड है शायद उसका फॉर्मूला n - 1 हो सकता है। लेकिन जब आप लोगों ने R21 का ग्राफ बनाया, इसके अंदर आपके पास क्या निकल कर आया, रेडियल नोड, एक भी रेडियल नोड निकल कर नहीं आया। लेकिन अगर यहां पर भी आप लोग n - 1 के फॉर्मूले को लगाओगे तो n यहां पर क्या आपके पास 2 है, तो 2 - 1 क्या होना चाहिए, आपके पास 1 होना चाहिए था, आपके पास क्या आनी चाहिए थी, एक नोड आनी चाहिए थी अगर आपका फॉर्मूला n - 1 होता। लेकिन नोड कितनी निकल कर आपके पास 0 निकल कर आई है। इसका मतलब आपने ग्राफ से ये सीख लिया कि आपका जो फॉर्मूला है वो n - 1 तो नहीं है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद यहां पर R31 का प्लॉट किया गया, R32 का प्लॉट किया गया, R41 का प्लॉट किया गया, R42 का प्लॉट किया गया और काफी सारे प्लॉट और बनाए गए। उसके बाद वहां से डिराइव हुआ एक फॉर्मूला कि जो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आया था नंबर ऑफ रेडियल नोड का, वो आपका बराबर है n - l - 1, यानी कि वो n के ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपका l के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस फॉर्मूले को दिमाग के अंदर बैठा लो कि नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होता है, n - l - 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भर भर के वो पूछता है। एक लाइन मैंने यहां पर लिखी हुई नोट करके, जनरली फॉर एनी गिवन पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन रेडियल नोड मे बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज 0। अगर आपको रेडियल नोड के ऊपर अपने फंक्शन को निकालना है तो वहां पर फंक्शन क्या होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। तो आपका जिस पोजीशन के ऊपर आपका फंक्शन 0 है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी r की वैल्यू आएगी वहां से आप लोग रेडियल नोड की पोजीशन निकाल सकते हो। बाकी कुछ कुछ केसेस के अंदर आप लोग याद भी कर चुके हो कि 2s के अंदर नोड कहां पर आता है, उसकी पोजीशन आप लोगों ने याद कर ली थी, तो आप याद भी कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर के अंदर कोई भी फंक्शन पूछ लेता है कि आपको फंक्शन गिवन, आपसे पूछ रहे कि भाई इसके नोड की पोजीशन क्या है, तो फंक्शन को 0 के बराबर पुट कर दो, जिस भी r के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 0 आएगा वहां पर क्या होने वाला है, नोड होने वाला है। लेकिन याद रखना r = 0 और r = इनफिनिट को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है। तो r = 0 के ऊपर अगर 0 हो रहा है, r = इनफिनिट के ऊपर अगर आपके पास 0 हो रहा है, तो उसको आप लोग नोड के अंदर कंसीडर नहीं करोगे। इन बिटवीन अगर कहीं भी 0 होगा तो आपके पास क्या होने वाला है, नोड होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप लोग समझ जाओगे कैसे आपको इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैंने कहा था 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो अगर 30 सेकंड ज्यादा लगेगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन करने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। 30 सेकंड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर के हाइड्रोजन एटम के रेडियल पार्ट वाले से, वो सारे आप लोग कर पाओगे। कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिए हैं, जो क्वेश्चंस छूट गए हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट तो कहीं से भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहां पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन R N L, N और L का आपके पास क्या है, क्वांटम नंबर्स है, एंड द नोड्स एसोसिएटेड विद देम। यानी कि आपको बताना है कि नोड आप लोग कैसे निकालते हो और आपका जो R N L है किसके ऊपर आपके पास कैसा फंक्शन होता है। तो आपके पास ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, द रेडियल पार्ट ऑफ ओनली S फंक्शन इज नॉन जीरो एट द ओरिजिन। सही बात है, S फंक्शन के ऊपर 1s से कोरस्पॉन्डिंग 2s से कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि जब आपका L 0 हो जाएगा तो आपका फंक्शन ओरिजिन के ऊपर नॉन जीरो हो जाता है। बिल्कुल सही बात ही लिखी हुई है। एंड हैज n माइनस का 1 नोड, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n माइनस का l माइनस का 1। लेकिन आपके पास s ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है, 0, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी ठीक है। नोड आपके पास कितने होंगे, n माइनस के 1 होंगे। एस फंक्शन के लिए आपके पास फंक्शन कैसा होता है, नॉन जीरो होता है। तो फर्स्ट आपके पास ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन, ये वाला आंसर आपका यहीं पर ही हो गया। और अगर आप लोग आगे देखोगे तो क्या गिवन आपके पास, एस फंक्शन के ऊपर आपके पास ओरिजिन क्या दे रखा है, 0, नॉनसेंस, गलत बात। यहां पर क्या है, ऑल रेडियल वेव फंक्शंस हैव वैल्यू ऑफ 0 एट द ओरिजिन, गलत बात। सिर्फ और सिर्फ एस के लिए आपके पास क्या होने वाली है, नॉन जीरो होने वाली है। बाकी के लिए 0 होता है लेकिन एस के लिए 0 नहीं होता। ऑप्शन में आप क्या कर दोगे, काट दोगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, द रेडियल पार्ट ऑफ ऑल एस फंक्शंस आर 0 एट द ओरिजिन, इसको भी आप लोग यहीं पर काट दो। तो ऑप्शन ये सही है, सिर्फ ऑप्शन पढ़ने थे, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल विद द फॉर्म ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, आपको ये फॉर्म दे रखी थी। आपसे पूछा था वेयर a1 a2 एंड बीटा मे बी कंसीडर एज कांस्टेंट, द अबव फंक्शन मे रिप्रेजेंट एज। ऑप्शन क्या है, डी आपके पास 3d है, 4f है, 5d है और आपके पास 5f है। डी के लिए आपके पास l की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 2 होती है, आपको पता है। f के लिए आपके पास l की वैल्यू होगी, आपके पास क्या होगी, 3 होगी। आपको पता है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है
फंक्शन की वो आपको एल की वैल्यू देती है भाई। तो यहां पर क्या है, r रेज टू दी पावर 2 है, इसका मतलब आपको क्या होता था, z r अपॉन में n a नोट की पावर क्या थी आपके पास, l थी। तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, तो यहां पर क्या दे रखा है, r की पावर 2, यानी कि l की पावर आपके पास, l की वैल्यू क्या हो गया आपके पास यहां पर 2 आ गई, यानी कि f वाले ऑप्शन तो आपके पास पहले ही आप लोग यहां पर काट सकते हो। तो f तो पहले से ही कट जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म का आपने यूज कर लिया, अब यूज कर लो आप लोग सेकंड टर्म का। यहां पर देख लो जो ब्रैकेट वाली टर्म आपको क्या देगी, वो आपको नोड देती है। r इक्वल टू 0 के ऊपर आपका फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है। r इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर भी आपका फंक्शन 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगी, बाउंड्री कंडीशंस होगी। तो आप लोग यहां पर जो बाकी टर्म लिखी हुई, जो ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखी हुई, जो कहां से आई होगी, जो आपके पास आई होगी एसोसिएटेड लगुरे से, यानी कि ये आपको बताएंगे कि आपके पास यहां पर कितने नोड है। तो आप लोग कह सकते हो कि r इक्वल टू a1 के ऊपर भी और r इक्वल टू a2 के ऊपर भी आपका फंक्शन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बेसिकली आपका फंक्शन यहां पर किन किन वैल्यू पे 0 होगा, r इक्वल टू 0 पे 0 होगा, r इक्वल टू a1 पे 0 होगा, r इक्वल टू a2 पे 0 होगा और r इक्वल टू इनफाइनाइट पे 0 होगा। r इक्वल टू इनफाइनाइट कहां से आ रहा है आपके पास, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म से आ रहा है। r इक्वल टू 0 कहां से आ रहा है, पहली वाली टर्म से आ रहा है। और ये दोनों टर्म किसे कोरस्पोंडिंग आपके पास देगा, वैल्यू बाउंड्री के कोरस्पोंडिंग देगा, यानी कि ये तो आपके पास नोड है नहीं, तो इनको आप लोग क्या कर दो, इग्नोर कर दो। जो टर्म बच गई अंदर ब्रैकेट वाली, ये आपको क्या बताएंगी, असली नोड के बारे में बताएंगी। यहां से वैल्यू क्या आएगी, आप लोग क्या करो, a1 माइनस r को 0 के बराबर पुट करोगे तो आपके बाहर क्या आ गया, a1 के बराबर आ गया, यानी कि एक नोड आएगा आपके पास a1 के ऊपर और एक नोड आपके पास क्या आएगा, a2 के ऊपर। यानी कितने नोड आपके पास आ गए, 2 नोड आपके पास यहां पर निकल कर आ गए। तो भाई ठीक है, नोड आपके पास कितने आएंगे, यहां पर 2 आएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस l माइनस का 1 होता है। l की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने यहां से निकाल ली थी, r के ऊपर पावर 2 है, यानी कि l की वैल्यू क्या हो जाएगा पास, यहां पर 2 हो जाएगी। 2 यहां पर भी आपके पास n माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 2 इक्वल टू n माइनस 3 और n की वैल्यू आपके पास यहां पर क्या आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। यहां पर देख लो n की वैल्यू 5 किसके बराबर है, यहां पर आपके पास 3d है, यहां पर आपके पास क्या है, 5d है, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। 4f और 5f है तो आपके पहले से कट गए थे, और अगर यहां पर ऑप्शन के अंदर कोई s भी होता तो आपका ऑप्शन, आपका जो आंसर है वो 1 सेकंड में आता, सिर्फ और सिर्फ r की पावर देखकर। लेकिन ऑप्शंस में आपके पास 2 जगह पर d था, तो आपको यहां पर नोट्स की भी जरूरत पड़ने लगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको सारे कंसेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चन भी आपका विद इन 30 सेकंड्स आराम से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है CSIR नेट मॉडल पेपर से। क्वेश्चन क्या था, ए हाइड्रोजेनिक 3p ऑर्बिटल हैज द फॉलोइंग रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो अगर 3p है तो यहां से क्या पता चल रहा है, n की वैल्यू तो भाई 3 होनी चाहिए और आपकी जो l की वैल्यू है आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। l की वैल्यू कहां से पता चलेगी, आपके पहले वाले पार्ट से। यहां पर देखिए r के ऊपर पावर क्या है, 1 है, यहां पर r के ऊपर पावर क्या है, 1 है, यहां पर भी r के पास पावर क्या है, 2 है, यहां पर r के पावर क्या है आपके पास, 3 है। इसका मतलब क्या है, आपके पास l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, l की वैल्यू 3 है। तो 2 ऑप्शन तो पहले से ही काट दो, ये भी आपने काट दिया, ये भी आपने काट दिया। तो l का यूज आप लोगों ने कर लिया है। अब यूज कर लो आप लोग n का। आपको पता है कि जो आपके पास नोड होंगे वो आपके पास क्या होने वाले हैं, n माइनस l माइनस का 1 होंगे, यानी कि 3 माइनस का 1 होंगे, यानी कितने का आपके पास एक नोड निकल कर आ गया है। अब एक नोड कहां पर हो सकता है, यहां पर देखिए आप लोग, ये क्या देगा, बाउंड्री कंडीशन देगा, ये क्या देगा, बाउंड्री कंडीशन देगा, इनको छोड़ दीजिए। ये क्या देगा, बाउंड्री कंडीशन देगा, ये क्या देगा, बाउंड्री कंडीशन देगा। यहां पर साफ दिख रहा है एक नोड है, यहां पर साफ दिख रहा है 2 नोड है। आपको पता चला है कि आपके पास क्या होने चाहिए, एक ही नोड होने चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन है यहां पर करेक्ट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं हाइड्रोजन एटम से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोगों ने सारे फीचर्स याद रखे तो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, द रेडियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन इज गिवन बाय। ये आपको रेडियल पार्ट गिवन था, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, दिस फंक्शन इज देन आइडेंटिफाई एज। तो भाई कैसे पता चल जाएगा आपको, r के ऊपर क्या पावर दे रखी है, आपको 1 दे रखी है। r के ऊपर पावर क्या है, 1 है, यहां पर क्या है, a माइनस का r इंटू में e माइनस का b r है। r की पावर 1 है, यानी कि l की वैल्यू क्या होगी, सीधी सीधी 1 के बराबर हो गई। ये आपको देगी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर नोड, ये आपको देगी बाउंड्री कंडीशन, यानी कि नोड कितने, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है, r इक्वल टू a के ऊपर, यानी कि नोड कितने होने चाहिए आपके पास, एक होना चाहिए। l की वैल्यू 1 है। नोड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है भाई, सीधा सीधा n माइनस का l माइनस का 1, यानी कि आपका बराबर किसके है, आपके पास 1 के बराबर होगा। l की वैल्यू 1 है, यहां पर पुट कर दो, n माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, 3 हो गई। 3 वैल्यू n के लिए तो 3 हो गया, l की वैल्यू 1 है, यानी कि p हो गया, यानी कि 3p ऑर्बिटल की बात यहां पर कर रहा है। ऑप्शन देख लो, बी ऑप्शन आपके पास यहां पर 3p गिवन है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग काफी ज्यादा आराम से कर पाओगे। तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आते। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके CSIR नेट के अंदर और गेट के अंदर भी, लेकिन इसी फॉर्मेट के हैं। सिर्फ अपनी इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से इक्वेट करना है। l की वैल्यू निकाल लो r की पावर देखकर, और नोड्स निकाल लो आपके ब्रैकेट्स देखकर, तो नोड भी निकल जाएंगे बड़ी इजीली, l की वैल्यू भी निकल जाएगी और आपका क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा। तो रेडियल पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे हम लोग किस चीज को, एंगुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम को, वो भी इंपॉर्टेंट है। वहां से आप लोग अपने s ऑर्बिटल की शेप निकाल सकते हो, p ऑर्बिटल की शेप निकाल सकते हो। आपके जो s ऑर्बिटल होते हैं वो स्फेरिकल
क्यों होते हैं, आपका जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप का क्यों होता है, वो इस शेप का क्यों होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल क्यों होता है, ये शेप्स कैसे निकाल सकते हो आप लोग एंगुलर वेव फंक्शन से। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत मजा आएगा आपको ये शेप्स निकालने के। और जिन जिन चीज़ों को आपको याद रखना है, याद करना बहुत ईजी है, और जो क्वेश्चंस आते हैं अगेन विद इन 30 सेकंड्स आप लोग कर पाओगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट मॉडल को, रोटेशन मोशन को, वो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी आपका जल्दी हो जाएगा। फिर बचेगा टनलिंग, यानी कि यूनिट 1 आपकी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई तो उसके बाद तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बड़े आराम से आप लोग उन यूनिट्स को भी ईजिली कवर कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने यहाँ से कुछ नया सीखा, आपको मजा आया क्वांटम केमिस्ट्री पढ़कर, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। साथ ही साथ अपने दोस्तों को इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशन फ्री के अंदर पहुंचा सके। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। आप लोग मुझे गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज़ हाईली अप्रिशिएबल गाइज, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।